हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अपना एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे 5 जगत हैं। 5 जगत को हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से देखेंगे हम, और ये शायद एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, तो हम इसको 2 वीडियो में या 3 वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बस ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाना चाहती। मतलब जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जितने डीप बनते हैं, मैं वो सब कुछ इसमें पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। जो हमारा ये प्लांट किंगडम है और ये एनिमल किंगडम है, इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो बस मैं यही चाहती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डीप पढ़ाऊँगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी चीज़ों का आप रिवीजन करते रहिए। बाकी जो हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं फुल डिटेल्ड वाली, उनको आप देखते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक हमारे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कर लेते हैं शुरू अपनी क्लास को। हमारा पहला जगत हो जाता है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा क्या होता है तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जगत मोनेरा को देखते हैं। सबसे आदिम यानी जो प्रिमिटिव होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो जगत मोनेरा हमारा होता है, जगत मोनेरा क्या होता है, जो हमारे सबसे आदिम मतलब जो सबसे पुराने जीव हैं, ठीक है, जो सबसे पहले जन्मे हुए हैं, ये सबसे पुराने जीव हैं और एकदम बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जिनकी कोशिकाएं यानी जो नाभिक झिल्ली रहित होते हैं, जो हमारे जैसे कि आपने अभी पढ़ा ही होगा, मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की मैंने वीडियो बना के डाल रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का वीडियो, तो आप देख लीजिए चैनल में, ठीक है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है वहाँ पे। और फिर मैंने इसके क्वेश्चन भी शायद डाले हैं, अगर नहीं डाले तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो फिर मैं दोबारा डाल दूँगी। ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं, ये नाभिक रहित होते हैं और ये हमारे मोनेरा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ये एक कोशिकीय होते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का वीडियो डाला है तो आपको पता ही है कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी यूनिसेलुलर्स होते हैं। जो हमारा क्लोरोफिल होता है युक्त होते हैं या रहित भी होते हैं। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिल का यूज करते हैं और जो क्लोरोफिल का यूज नहीं करते, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। इसमें जो जितने भी इसमें जीव आते हैं, जो हमारे मोनेरा में आते हैं जीव, ठीक है, जितने भी मोनेरा में आते हैं वो सभी कैसे विभाजन करते हैं, यानी बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितने भी हमारे मोनेरा के अंतर्गत जीव आते हैं वो कैसे अपना प्रजनन करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहला हो जाता है बैक्टीरिया। इसको हम, और बैक्टीरिया कौन सा होता है, जैसे कि हम उदाहरण में देख रहे हैं, जो हमारा पहला हो जाता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं जो साइनोबैक्टीरिया होता है। अब साइनोबैक्टीरिया में कौन सा हो जाता है, तो नोस्टोक हो जाता है जो, ठीक है। फिर आर्की बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये हमारा हो जाता है हैलोफिल्स। अब दूसरा देख लेते हैं, हमारा दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, जो सभी यूकैरियोटिक होते हैं। अभी हमने देखा जो हमारा मोनेरा होता है, हमने मोनेरा में क्या देखा है कि जितने हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सभी मोनेरा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो हम प्रोटिस्टा देख रहे हैं, ये प्रोटिस्टा वाला जो पार्ट है, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक क्योंकि 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक यूनिसेल्यूलर होता है, एक मल्टीसेल्यूलर होता है। जैसे कि जो हमारा यूकैरियोटिक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो ये यूनिसेल्यूलर होता है और एक ये होता है मल्टीसेल्यूलर, ठीक है।
ये 2 प्रकार का हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो हमारे सभी यूकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें ज़्यादातर एक कोश की आते हैं, ठीक है, जो जल में पाए जाते हैं। एक कोश की जो जीव होते हैं वो अधिकांशतः जल में पाए जाते हैं और प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की यानी यूनिसेल्यूलर जीव ही आते हैं। अब वो भी किसके? प्रोकैरियोटिक के, ठीक है। इसकी गति जो होती है, जो हमारे प्रोटिस्टा की गति होती है वह कैसी होती है दोस्तों? एक एक आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, ठीक है। आपको ये नहीं लेना है कि बस मैं पढ़ा रही हूँ, एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से भूल जा रहे हैं, तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला। आप बार बार वीडियो देख लीजिए, बार बार आप भूल जाएंगे। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे और बार बार उसका रिवीजन नहीं करेंगे, आप बार बार भूल भूल के आप कितना भी पढ़ते रहिए उसको, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार थोड़ी फोर्सफुली बोल रही हूँ कि आप थोड़ा नोट डाउन करिए, ताकि ज़्यादा मतलब पूरा नोट डाउन नहीं करना है आपको, बस इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें मैं अगर गोला कर रही हूँ या फिर मैं उसमें डार्क मार्क कर रही हूँ, बस उसको चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, किसका ये गति के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीलिया, फ्लैजेला या फिर स्यूडोपोडिया का उपयोग करते हैं ये गति के लिए। कौन? प्रोटिस्टा, ठीक है। इनका वर्गीकरण कैसे है? तो इनका जो वर्गीकरण है, जो हमारा प्रोटिस्टा होता है उसका वर्गीकरण कैसे है? तो सबसे पहला आ जाता है, उसका वर्गीकरण कैसे है? तो सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आ जाता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमारे अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाता है? हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स में आ जाता है क्या? गोनीलैक्स, ठीक है। फिर हमारा आ जाता डाई एटम्स हो जाता है हमारा, तो डाई एटम्स में हमारा आ जाता है, जैसे कि हमारा ये डाई एटम्स हो जाता है और इसमें सिलिका भित्ति, जो सिलिका कोशिका भित्ति वाले जीव होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और हमारा फिर आ जाता है हमारा यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना तो आपको पता ही है, ठीक है। जो यूग्लिना होता है यह पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि जंतु होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पादप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जंतु के अंतर्गत आते हैं और कुछ पादप के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यूग्लिना को इन दोनों के बीच की कड़ी बोल देते हैं, ठीक है। अब तीसरा है हमारा फंजाई, जिसको हम फंगी बोलते हैं, कवक बोलते हैं, ठीक है। जो कवक होते हैं ये प्रायः क्या होते हैं? यूकैरियोटिक परपोषी होते हैं। जो कवक होते हैं वो अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। ये हेट्रोटॉपिक होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होता है। आपने देखा होगा जो फंगाई होते हैं नहीं होते, क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये परपोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जो दूसरों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसको हम परपोषी बोल देते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ही नहीं होता, तो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे? ये बना ही नहीं सकते, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, जो फंगाई की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। आपको अगर कभी चिटिन भी अगर लिखा आता है, ठीक है, हिंदी से, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, ये काइटिन या चिटिन इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, की बनी होती है। तो जो फंगाई होती है हमारी, तो उसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसमें अधिकांश जो सेप्रोफाइटिक यानी मृत पदार्थ पर परजीवी होते हैं, ठीक है। बीजाणुओं द्वारा इनका जो प्रजनन होता है, आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो प्रजनन होता है फंगी का, ठीक है, कवक का प्रजनन वो कैसे होता है? तो वो बीजाणुओं द्वारा होता है। इसके उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फंगी के उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। तो फंगी के उदाहरण में आ जाता है ईस्ट, ठीक है, एक कोशिकीय कवक। फिर मोल्ड आ जाता है, ब्रेड मोल्ड। मशरूम आ जाता है, ठीक है, जिसको एगेरिकस बोल देते हैं हम। अब प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है हमारे मशरूम में, ठीक है। चौथा है हमारा प्लांटी। अब हम देख लेते हैं जो हमारे प्लांटी है, यानी जगत प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम हम बहुत विस्तार से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक नहीं बल्कि कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे अपने प्लांट किंगडम को। सबसे पहले देखेंगे
इसका परिचय, जो हमारा प्लांट किंगडम होता है इसका परिचय क्या है? तो ये सभी पौधे बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक तथा स्वपोषीय होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन कौन से जीव होते हैं? एक तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव अधिकांशतः वही होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक हम किसको बोल देते हैं? तो आप हमारी फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए दोस्तों। ये सारे छोटे छोटे टर्म आपको बनने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैंने यूकैरियोटिक बोला है तो यूकैरियोटिक होता क्या है, बहुकोशिकीय बोला है तो बहुकोशिकीय होता क्या है, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, आप सुन लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और बस इग्नोर कर देते हैं तो वो जल्दी से आपको भूल जाता है। अगर आप सभी शब्दों के अगर अर्थ आप समझ रहे हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि वो वाली हमारी डिटेल्ड वाली क्लास देख लीजिए, तो मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ बल्कि आपके ही फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा उससे। वो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, वही 15 से 20 मिनट की क्लास है। आप देख लीजिए उसको 2x में करके जल्दी से हो जाएगी। ठीक है, तो उसको देख लीजिए ताकि आपको ये सारी टर्म आपको समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। जो हमारे प्लांट होते हैं वह स्वपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण कर ये भोजन बनाते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। जो हमारा प्लांट होता है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली होती है कोशिकीय संरचना। पौधों की जो सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो हमारे कवक की सेल वॉल, जो हमारे कवक की सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज़ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज़ की बनी होती है? तो वो हमारी बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, इसमें जो होता है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा पोषण का तरीका, मतलब जो हमारे पौधे होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं? तो ये मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, यानी जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा धूप आती है या प्रकाश आता है उसके द्वारा अपना ये पोषण करते हैं। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण कर अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करके? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश से और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनका विकास और जीवन चक्र देख लेते हैं कैसे है। तो इनमें जो होता है पीढ़ी क्रमशः परिवर्तनशील देखा गया। जो इनकी पीढ़ियाँ होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, यानी यौन और अलैंगिक दोनों प्रकार की प्रजनन विधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारा पौधा होता है, जो कि हमारे प्लांट्स होते हैं, उनमें यौन और जो हमारा लैंगिक होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। और हमने अधिकांशतः देखा हुआ है कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जीव यानी बोलें तो हम जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्यों का जो प्रजनन होता है वह कैसे होता है? तो वह होता है हमारा लैंगिक प्रजनन। ठीक है, और जो हमारे पौधे होते हैं वह लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो इनके जो लैंगिक प्रजनन की विधि होती है दोस्तों, मैं आपके लिए ये जो हमारा प्रजनन वाला चैप्टर है तो मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो प्रजनन होते हैं वह अलग अलग तरीके से करती हैं और प्रजनन से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी 10 से 15 मिनट का। ठीक है, उसमें सारे पॉइंट्स मैं डाल दूंगी क्रमशः, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है वो क्या होता है। इसमें नर और मादा युग्मक यानी जो गैमेट्स होते हैं का संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया पौधा बनता है। सबसे पहला क्या होता है, इसमें जो नर और मादा होते हैं उनके जो गैमेट्स का संलयन होता है उसके परिणाम स्वरूप एक नया पौधा बनता है। ठीक है,
आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से भिन्न होता है। जो आनुवांशिक रूप से जो पौधा होता है, जैसे कि जो नर और मादा जब युग्मक जो गैमीट्स होता है, जब वो संलयन होता है उन दोनों का, तो एक नया पौधा बनता है। और जो एक नया पौधा बनता है वो माता पिता से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। और ये एकदम बिल्कुल मनुष्यों का उल्टा हो जाता है। जैसे कि जो मनुष्य होते हैं, जो माता पिता का जो एक एम्ब्रॉय बनता है माता पिता से, जब वो उन दोनों से एम्ब्रॉय वो विकसित होकर के जब वो एक बच्चे का निर्माण होता है उससे, ठीक है, तो वो बच्चा माता पिता के जैसा ही होता है, वो बिल्कुल अलग नहीं होता है, ठीक है, माता पिता के जैसा ही पाया जाता है। यानी जो हमारे जनक होते हैं, जनक के अनुसार ही पाए जाते हैं। और जो हमारे लैंगिक प्रजनन में जो हमारे पौधों के होते हैं, उनमें ये बिल्कुल भी माता पिता से पूर्णतः भिन्न होते हैं, ठीक है। ये प्रजनन आमतौर पर, जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है वह आमतौर पर फूलों वाले पौधों में, यानी जैसे कि एंजियोइस फॉर्म होता है, एंजियोइस फॉर्म में पाया जाता है। जो लैंगिक प्रजनन होता है वह कहाँ पे पाया जाता है, तो वो फूलों वाले पौधों में पाया जाता है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन, जहाँ परागण नर और अंडाणु मादा से संलयन होता है। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जो बीज हैं नए पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंगिक प्रजनन के कुछ उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे कि आम हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गुलाब हो गया, ये हमारे लैंगिक प्रजनन के उदाहरण हो जाते हैं। अब देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में दोनों जनक शामिल होते हैं, नर और मादा। जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है और संतान आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, ठीक है। जो संतान होती है वह अपने जनक के समान ही होती है, और जो लैंगिक होता है उसमें भिन्न होती है, ठीक है। ये प्रजनन पौधों में कई तरीकों से हो सकता है। जो ये प्रजनन होता है हमारा अलैंगिक प्रजनन, ये पौधों में कई प्रकार से हो सकता है। वनस्पति प्रजनन जो होता है कायिक भागों जैसे कि तने, जड़ों या पत्तियों से हो सकता है, ठीक है, और बीजाणुओं द्वारा या अन्य अलैंगिक प्रजनन विधियों द्वारा भी होता है। अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न पौधों को क्लोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न है, ठीक है, एक जनक के द्वारा उत्पन्न है, तो हम इसको क्लोन भी बोल देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो क्लोन होता है किसी चीज़ का, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ का जो क्लोन होता है वह सेम टू सेम अपने जनक के समान ही पाया जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्लोन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें अपने जनक के समान ही ये बिल्कुल होता है। अलैंगिक प्रजनन के कुछ उदाहरण हैं इसमें, जैसे कि जो आलू होता है, शकरकंद होता है, गुलाब की कलम होती है, पत्तों से उगाए जाने वाले सभी पौधे जो आ जाते हैं वह इसी के अंतर्गत आ जाते हैं अलैंगिक प्रजनन के, ठीक है। और जो प्लांट किंगडम होता है हमारा, जो प्लांट होता है उसमें मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट किंगडम होता है उसके मुख्यतः कितने प्रकार हो जाते हैं, तो 5 प्रकार हो जाते हैं प्लांट किंगडम के। अब यहाँ से अभी हमने आपको बताया, ठीक है, इसमें कैसे प्रजनन होता है, इसमें कैसी गति होती है, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं प्लांट्स की, तो ये मैंने चीज़ें बताई आपको। अब आ रहे हैं हम इसके प्रकार की ओर। जो हमारे पौधों के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, हम किस पौधों को उनके प्रकार में कैसे रखते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। अब थैलोफाइटा जो होते हैं ये कौन से होते हैं, सबसे आदिम एवं सरल पौधे होते हैं। मतलब कि सबसे पुराने, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बहुत पुराने पौधे हैं, वो हमारे थैलोफाइटा के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये बहुत सरल पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट नहीं होती हैं। मतलब इतने सरल पौधे होते हैं ये कि इसमें ना तो जड़ होती है, ना तो तना होता है, ना तो पत्तियां स्पष्ट होती हैं, ठीक है, यानी थैलस संरचना होती है। संवहनी ऊतक, ठीक है, संवहनी ऊतक यानी जो जाइलम और फ्लोएम होता है इनमें अनुपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे थैलोफाइटा होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होता है, ठीक है, उसमें जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं है। और यौन और मतलब कि जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है, ठीक है। जो थैलोफाइटा होता है उसमें
थैलोफाइटा में के अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी हमारे पौधे आते हैं उसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन होता है। और जो हमारा थैलोफाइटा होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। इनमें स्पष्ट रूप से इनकी पत्तियां, जड़ और तना स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है। सबसे पहले इसके उदाहरण है शैवाल, जिसको हम एल्गी बोल देते हैं, स्पाइरोगाइरा हो जाता है हमारा, क्लोरेला हो जाता है और बॉल बॉक्स हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा हो जाता है तो एल्गी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी समुद्र में या किसी तालाब में या कहीं नाले जो होते हैं उनमें भी आपने कई जगह देखा होगा जो हमारे शैवाल होते हैं वह उग जाते हैं कुछ इस तरह के। ना तो इसमें पत्तियां स्पष्ट होती हैं, ना तो जड़ है, ना तो तना है। ठीक है, इसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देगा। जो हमारा क्लोरेला होता है, क्लोरेला को हम जानते हैं कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो क्लोरेला को वहाँ ले जाकर एक भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए इसको भोजन के रूप में वहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकी आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पे दिया हुआ है कि ना तो इसमें तना होते, तो आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें ना तो तना दिख रही है, ना तो जड़ दिख रहा है। ठीक है, ना तो स्पष्ट रूप से इनकी पत्तियाँ ही दिख रही हैं। तो ये इसके उदाहरण हो जाते हैं और मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब दूसरा है जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है, इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं, यानी कि जो हमारा पादप जगत का एम्फीबियन बोल देते हैं। ठीक है, पादप जगत का एम्फीबियन इसको बोल देते हैं। और जो एम्फीबियन होता है मैंने आपको बेटर तरीके से समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप पहले वीडियो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ना ये एम्फीबियन वगैरह कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से उभयचर के बारे में बताया है, आपको एप्स के बारे में बताया, जितनी मछलियाँ होती हैं उनके बारे में बताया। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, और फिर आप इसको देखिए तो आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये कभी एम्फीबियन आ जा रहा है, कभी कुछ प्रजनन आ रहा है, तो आप ये इन पॉइंट्सों को आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप आगे की वीडियो देख ले रहे हैं जो हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी, और फिर आप इस क्लास में आ रहे हो तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये सारे जो टर्म हैं आपको पता है कि ये क्या होता है ये चीज़, इसलिए बोल रही हूँ। तो अब देख लेते हैं जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है, वो ब्रायोफाइटा जो होता है वो प्लांट किंगडम में एम्फीबियन जो होता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। ठीक है, जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है इन्हें जो होता है स्थलीय पौधा माना जाता है। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा हमारा होता है ये स्थलीय पौधा माना जाता है, क्योंकि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो स्थल में रहते हैं। ठीक है, जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं जो एम्फीबियन होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा एम्फीबियन होता है, ये हमारा जो ब्रायोफाइटा होता है ये एक स्थलीय पौधा होता है, लेकिन ये प्रजनन के लिए जल पर निर्भर होता है। तो ये हो गया ना, जल और स्थल दोनों में हो गया, दोनों के अंतर्गत आया, इसलिए हम इसको एम्फीबियन बोल देते हैं, यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। ठीक है, आपको समझ पा रहे हैं। इसमें जो होता है जड़, तना, पत्तियाँ सच्चे अर्थों में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी किसमें पढ़ा, थैलोफाइटा में, तो उसमें भी हमने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है इसमें भी हमारा ये जड़, पत्ती, तना ये सच्चे अर्थों में नहीं पाई जाता है। जो राइजोपस होता है, ठीक है, राइजोपस द्वारा भूमि से जुड़े रहते हैं। ये जो सारे इसके पौधे आते हैं, जो हमारे ब्रायोफाइटा के पौधे आते हैं वो ज़मीन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र दिखाया जो थैलोफाइटा में, तो ऐसे ही तो ना तो उसकी कोई जड़ है, ना तो उसका कोई तना है, ना तो उसकी कोई पत्ती है, बस ये ज़मीन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये संवहनी ऊतक इसमें अनुपस्थित होता है, संवहनी ऊतक इसमें पूर्णतः अनुपस्थित होता है। मुख्य रूप से गैमेटोफाइट प्रमुख अवस्था में होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण इसका क्या हो जाता है, ब्रायोफाइटा का लीवरवर्ट हो जाता है, ठीक है, मॉस हो जाता है, फर्न हो जाते हैं, इसके ये उदाहरण हो जाते हैं जो आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें ना तो स्पष्ट जड़ें दिख पा रही हैं, ना तो स्पष्ट पत्तियाँ दिख पा रही हैं। ठीक है, इसमें ना तो ढंग से जड़ें दिख पा रही हैं, तो ये हमारा हो जाता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यही तक रखेंगे, अगर और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी,
और इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, जैसे कि हम टेरिडोफाइटा हम करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। टेरिडोफाइटा कल वाली क्लास में करेंगे और बाकी इसके जो और पार्ट्स हैं तो हम कल वाली क्लास में करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है ये वाला चैप्टर, तो इसलिए मैं 2 वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगती है बच्चों को। तो इसलिए हम बाकी की क्लास कल करेंगे पार्ट 2, और आज हम अपने क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है दोस्तों तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है क्लास तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका PDF के माध्यम से रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड बाय बाय।